नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी अमित शाह को गद्दार कहकर एक बार फिर राहुल कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो वहीं अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में अब अगली सुनवाई की तारीख 17 जून तय कर दी गई है। दरअसल विजय मिश्रा की ओर से उनके वकील ने राहुल गांधी की आवाज के वॉइस सैंपल की मांग की थी। निचली अदालत ने इस अर्जी को पहले खारिज कर दिया था। इसके बाद उसी फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सेशन कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 जून तय की है। इस तारीख पर राहुल गांधी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में भी राहुल गांधी पर अब जांच की आंच पहुंच चुकी है। तो वहीं केरल में सतीशन के सीएम बनते ही गुटबाजी बढ़ गई है। सतीशन को दिल्ली तलब किया गया है। तो कानूनी लड़ाई के साथ साथ केरल कांग्रेस की लड़ाई पर पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे कानूनी लड़ाई में एक बार फिर राहुल गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि कानून से लड़ाई लड़ते लड़ते अब वो सीधे जेल के अंदर ही जाएंगे। जो तरीके इन्होंने अपना रखे हैं, एक विवाद पर फैसला आने वाला होता है, तब तक एक नया विवाद छेड़ देते हैं और एक और एफआईआर दर्ज होता है। या तो राहुल गांधी के मुकदमों को एक ही जगह दिल्ली में एक साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि ये बार बार एक ही मुद्दे पर जब कई मुकदमे होते हैं तो उसको लेकर कांग्रेस में या किसी पार्टी के अंदर या फिर राहुल गांधी खुद ही ये जो अलग अलग जगह पर मुकदमे होते हैं तो उसको कहा जाता है कि नहीं, दिल्ली में एक जगह सुनवाई होगी। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ इतने मामले दर्ज हो चुके हैं कि अब एक ही कोर्ट में सबकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं वो ऐसा तो स्पेसिफिक किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। ये ज्यादातर चाहे तो मानहानि के मामले हो, अगर महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ बोला, महाराष्ट्र में मामला दर्ज हुआ है। जैसे कि संघ के खिलाफ बोला था, महात्मा गांधी की हत्या में संघ का को ऊपर आरोप लगाया था, उसके लिए मामला दर्ज है। दामोदर सावरकर के ऊपर जो इन्होंने बोला था वीडी सावरकर पर, उसके खिलाफ मामला दर्ज भी वही महाराष्ट्र के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में अमित शाह को हत्यारा बोला था इन्होंने, कर्नाटक के अंदर, ये उत्तर प्रदेश में दर्ज है। रांची की अदालत में अलग मुकदमे दर्ज हैं और फिर पटना में अलग चल रहा है। तो ये सारे मामले जो राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन के तहत चल रहे हैं उसको एक साथ लेकर आना चाहिए, ताकि जज को भी ये लगे कि एक व्यक्ति इतने डिफेमेशन केस जिसके ऊपर है अब तक वो सुधर क्यों नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगी सुधार नहीं होगा, और इसीलिए जेल को सुधार गृह भी कहा जाता है। राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए है कि जाओ जेल में और सुधार करके वापस आओ, अगर नहीं आओगे तो फिर उसके बाद फिर से सुधार गृह भेजा जाएगा। जो तरीके इन्होंने अपनाए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बोल दिया, अमित शाह के ऊपर बोल दिया, दोनों को गद्दार बता दिया, एक और मामला दर्ज हो गया है, अब इसकी भी सुनवाई चलेगी। तो कोर्ट का वक्त भी जाता है, संसाधन भी जाता है, और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी के पैकेट से पैसे खर्च नहीं होते। इन्होंने तो वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है और ये सारे वकील कांग्रेस के पैसे से लड़ते हैं केस, कांग्रेस का पैसा जाता है। तो इसलिए कांग्रेस का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, जो कि चंदे के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के मुकदमे एक जगह होना चाहिए, जैसे कि संभावना भी है अगले जब बात इसकी होगी तो कोर्ट में भी ये कहा जा रहा है कि ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही अपील करेंगे कि दिल्ली की अदालत को ये सुरक्षित कर दीजिए और स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल से मुकदमा खींच रहा हो। लेकिन इस बार जो हुआ है, यानी कि अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में सीधे तौर पर राहुल गांधी से मांगा गया कि इनका वॉइस सैंपल चाहिए, क्योंकि जब पूरे का पूरे केस ही इनके वॉइस सैंपल पर निर्भर करता है कि इन्होंने वास्तविकता में उस समय बोला था कि नहीं। इनकी आवाज है और ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जबकि कर्नाटक की रैली में प्रिंट मीडिया से जो खबर आई थी उसके भी एविडेंस है, प्रिंटेड एविडेंस। उसके बाद यूट्यूब से ये मांगा गया था कि ओरिजिनल जो इनके भाषण यूट्यूब पर
दिए गए हैं वो चूंकि YouTube से ही ये डिमांड की गई थी, तो वो ओरिजिनल जब आएगा तो उसमें भी कह देंगे कि ये वीडियो बना हुआ है तो मॉर्फ्ड हो सकता है। तो इसके लिए तो जरूरी है कि वॉइस सैंपल इनका लिया जाए और उससे मैच करवाया जाए कि ओरिजिनल इनकी आवाज उस समय की है कि नहीं, क्योंकि आगे बहाना बनाएंगे तो केस लंबा खींचेगा। लेकिन सेशन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वॉइस सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। अब ये रिवीजन पिटीशन है कि नहीं, इनके वॉइस सैंपल लेना जरूरी है क्योंकि सारा एविडेंस इनके वॉइस के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये साबित हो गया कि राहुल गांधी ने उस समय अमित शाह को हत्यारा कहा था जब उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं था, सारे मामलों में आरोप मुक्त हो गए थे, और उसके बाद आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के बारे में बोला और फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बोला कि एक हत्यारा को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे स्वीकार कर सकता है। तो इसलिए सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ही, विजय मिश्रा ही से ही, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्होंने एक याचिका दायर की है। तो इसलिए इस मामले में अब सेशन कोर्ट से ऊपर बढ़ गया है और लगता है कि जल्दी ही फैसला आएगा इस पे के लिए कि नहीं, राहुल गांधी को वॉइस सैंपल देना चाहिए और अगर एविडेंस मैच कर गया तो फिर डिफेमेशन केस है। मोदी सरनेम की तरह 2 साल कम से कम इनको सजा दी जाएगी और इसलिए समस्या इनकी बढ़ रही है। साथ ही आय से अधिक मामले में भी कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, आय से अधिक मामले में तो अब इन्होंने सीबीआई और ईडी ये दोनों के हवाले राहुल गांधी को कर दिया है कि ये मामला उस एजेंसी का है जो इसमें एक्सपर्टीज रखता है। हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि नहीं, ईडी और सीबीआई दोनों इसकी जांच करें कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने सबूत दिए गए हैं कि ये जो इलेक्शन एफिडेविट में रखते हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा, उससे बहुत ज्यादा संपत्ति इनके पास है और इन्होंने प्रॉपर्टी छिपाई है। जैसे कि जो सबसे सामने में दिखता है उस प्रॉपर्टी का जिक्र भी नहीं किया अभी तक। 2004 से लेकर 2024 के चुनाव तक राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया कि उनके पास 5,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी में से 38% का शेयर है। मतलब 2,000 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी जो है वो नेशनल हेराल्ड का इनके पास है। आप शेयर होल्डर हो तो आपको दिखाना चाहिए। आप सारे शेयर के बारे में जानकारी देते हो, कहते हो इस साल 1 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से हमने कमाए, लेकिन उससे कमाई कैसे हुई ये भी बताना चाहिए। तो ये सामने में दिख रहा है, इसलिए ईडी को कहा गया है कि नहीं, इस मामले की जांच करें। उसके बाद इनके नाम से एक फार्म हाउस है जो खानदानी प्रॉपर्टी है और उसमें प्रियंका वाड्रा भी है शेयर होल्डर उस फार्म हाउस के, लेकिन उसके बारे में भी कभी भी इलेक्शन एफिडेविट में जानकारी नहीं दी गई। इन्होंने अपने विदेशी अकाउंट के बारे में, जो कि सब लोगों के पास है, जिसके खिलाफ एक मामला चल रहा है जो ड्यूअल सिटीजनशिप का है, यानी लंदन के बर्कले बैंक में आपका अकाउंट था, 2006 तक अकाउंट रहा है। आपने 2004 के चुनाव में क्यों नहीं बताया कि बर्कले बैंक के लंदन शाखा में हमारा अकाउंट है और उसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे मामले एक साथ इकट्ठे हुए और सीबीआई और ईडी को सौंपे गए। उसके बाद सीबीआई की तरफ से और ईडी की तरफ से, ये दोनों की तरफ से कोर्ट में पेशी हुई। वकील ने कहा कि हमें 9 मई को ये फैसला मिल चुका है और उसके बाद हमने इस पर जांच शुरू कर दी है। ये 8 सप्ताह का समय नहीं लगेगा, लगभग 1 महीने के भीतर कंक्लूड करके हम बता देंगे कि राहुल गांधी के पास वास्तव में ये 5 करोड़ 11 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी कि 5 करोड़ 11 करोड़ नहीं, बल्कि इनके पास तकरीबन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और अगर ये मामला सामने आता है तो उसके बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में ब्लैकलिस्ट भी होंगे, चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ ही जो आपने 2004 से अब तक छिपाए हैं तो चुनाव आयोग भी फैसला लेगा। यानी कि कोर्ट के एक फैसले से निर्भर करता है राहुल गांधी सांसद रहेंगे, राहुल गांधी आगे चुनाव लड़ पाएंगे या राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर बचेगी, क्योंकि इसमें तो ईडी और सीबीआई के रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट को फैसला देना है। तो परेशानियां लीगल बैटल में राहुल गांधी की इस बीच 4 गुनी बढ़ गई। एक आखिरी सवाल ये भी है कि केरल में वीडी सतीशन के सीएम बनने के बाद आखिर गुटबाजी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है? क्या कुछ वहां चल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार नहीं था। जो तरीके राहुल गांधी ने निभाए, इसका मतलब है कि वो जानते थे कि वीडी सतीशन उनकी चॉइस नहीं है। केसी वेणुगोपाल ये जानते हैं कि वहां के विधायक और संगठन में उनका वर्चस्व है और वीडी सतीशन को ये बताया गया
कि सेंटिमेंट पब्लिक का आपके साथ है और गठबंधन सहयोगी पार्टियों का आपको समर्थन है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये तो शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखा। लेकिन एक दिन के बाद उन्हीं की पार्टी के नेता इस बात का विवाद पैदा करते हैं कि वीडी सतीशन ने अपना पूरा नाम क्यों लिया, वीडी मेनन सतीशन क्यों बोला, क्योंकि वीडी सतीशन नैयर कम्युनिटी से आते हैं, अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में इनका कहना था कि सतीशन के बारे में जानकारी जितनी कम हो कि वो किस कास्ट से हैं, तो जो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनता है कि राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं ओबीसी दलित, मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आती है तो 4 स्टेट में इनकी सरकार, लेकिन चारों स्टेट में से केवल एक स्टेट कर्नाटक में सिद्धारमैया ओबीसी से आते हैं, दलित मुख्यमंत्री एक भी नहीं है। लेकिन ये बातें करते हैं तो केरल में वीडी सतीशन के बारे में अगर पता चलेगा ये भी अपर कास्ट से हैं, ब्राह्मण हैं, ये भी पता चलेगा कि रेवंत रेड्डी भी अपर कास्ट से हैं, ये भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू भी अपर कास्ट से हैं। तो इसके बाद दबाव पार्टी पर बनेगा और राहुल गांधी जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित समुदाय के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, योद्धा बने हैं, वो नैरेटिव बदल जाएगा। इसलिए एक सवाल उठाया गया, केसी वेणुगोपाल के पास वहां के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो जैसे ही ये पूरा नाम इन्होंने लिया, जो कि परंपरा रही है, अगर शपथ ग्रहण समारोह में जाते हो तो आप अपना पूरा नाम ही लोगे जो लिखा हुआ है, तो वैसी स्थिति में इनके ऊपर सवाल उठने शुरू हुए और उस सवाल के लिए वहां के विधायकों ने मीटिंग की, उनके ऊपर दबाव बनाया। वहां प्रदेश संगठन है, उसने सवाल खड़ा किया कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी मेनन बोलने की। और उसके बाद जब कंट्रोवर्सी दिल्ली तक पहुंची, ये तो सब कराया केसी वेणुगोपाल का है, तो इसलिए तलब किया गया कि आप सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन दिल्ली और केरल के बीच का जो पुल है वो दरकता नजर आ रहा है। आप आकर सफाई दो कि आपने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। इसलिए जैसे ही सरकार बनी है टसन और तेज हो गया, गुटबाजी बढ़ गई है और सतीशन को किसी तरीके से ह्यूमिलिएट करके 1 साल के अंदर इस्तीफा देने को मजबूर करने की कोशिश है, जिसका सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर केसी वेणुगोपाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी एक बार फिर कई मोर्चों पर गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में चल रहे मामलों ने भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है। बढ़ते विवाद के बीच उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो एक तरफ कोर्ट केस, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की आंच और ऊपर से पार्टी के भीतर बढ़ती कला, इन सब के बीच राहुल गांधी पर दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।